हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ सी अनुरंजन साहनी और शुरू करते हैं आज की वीडियो विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ये जो टर्म्स है ना, जो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टर्म्स आगे पूरी अकाउंटिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होगी, तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखना और आपको ये टर्म्स बहुत ईजिली मैनर में समझ आ जाएगी। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं ऐसी वीडियोस आगे लाता रहूँगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं विद आवर फर्स्ट टॉपिक, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म इज एंटिटी। देखो, अकाउंटिंग जो है ना, ये बिजनेस को और ओनर को, यानी कि कंपनी के ओनर को सेपरेट मानता है, ठीक है। इसका मतलब बिजनेस जो है, या मैं बोलूँ अगर कंपनी, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मिस्टर ए है, ठीक है। इसकी एक शॉप है। जो भी मिस्टर ए पूरे दिन में कमाएगा वो इस शॉप का होगा, मिस्टर ए का नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अकाउंटिंग है वो शॉप को और मिस्टर ए को एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानती है। डन? क्लियर है? हाँ, एग्जांपल एक और देता हूँ। अगर मान लो शॉप में कुछ फ्रॉड हुआ, ठीक है, शॉप में कुछ फ्रॉड हुआ, तो केस जो है वो कंपनी पे चलेगा, मिस्टर ए पे नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए की एक कंपनी है बहुत बड़ी, XYZ लिमिटेड, ठीक है, जिसमें मिस्टर ए बहुत बड़ा शेयर होल्डर है। तो इन केस अगर XYZ में कोई फ्रॉड होता है तो केस जो है XYZ लिमिटेड पे चलेगा, ना कि मिस्टर ए पे। हाँ, वो अलग बात है, जैसे केस आगे बढ़ता जाएगा तो चेक करें कि XYZ के पीछे पर्सन्स कौन है जो कंपनी चला रहे हैं, लेकिन जो केस चलेगा वो XYZ पे चलेगा, क्योंकि XYZ जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो अकाउंटिंग जो होती है वो XYZ की होती है, ना कि मिस्टर ए की। क्लियर है? चलो, फर्स्ट टर्म खत्म, लेट्स स्टार्ट द सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म इज ट्रांजैक्शंस। चलो फटाफट निपटाते हैं इसको भी। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शन का सिंपल मतलब है एनी बिजनेस एक्टिविटी that involves money or money value। इसका मतलब कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी विच कैन बी मेजर्ड इन रुपी टर्म्स, वो ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल, हमने गुड्स बाय किए रुपीज़ में, यस इट्स अ ट्रांजैक्शन। हमने किसी को कैश पे किया, यस इट्स अ ट्रांजैक्शन। हमने सैलरी पे करी, यस इट्स अ ट्रांजैक्शन। अच्छा, एम्प्लॉय छोड़ के चला गया कंपनी को, क्या ट्रांजैक्शन है? नहीं, क्योंकि हम इसको रुपी टर्म्स में मेजर नहीं करते। क्लियर? चलो सेकेंड टर्म भी खत्म, लेट्स स्टार्ट विद अ थर्ड टर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एसेट्स।
एसेट्स, ठीक है। अब व्हाट आर एसेट्स? एसेट्स वो सब चीज़ें हैं जो एक कंपनी ओन करती है। सबसे बड़ा वर्ड, सबसे बड़ा जो टर्म है इसके अंदर, एसेट के अंदर, जो कंपनी ओन करती है, ठीक है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, ठीक है, एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हेल्प करती है इन अर्निंग इनकम। एसेट्स वो सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी ओन करती है, जो कंपनी के नाम पर है, उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू है, यानी कि रुपी टर्म्स में हम उसको मेजर कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। और सेकंड, वो हमें इनकम अर्न करने में हेल्प कर रही है। कैसे? इससे मैं एग्जांपल देता हूँ। कंपनी की एक बिल्डिंग है, फर्नीचर, ठीक है, बैंक, और मैं बोलूँ अगर, हाँ, इन्वेंट्री, जिसे हम बोल सकते हैं स्टॉक्स। ये टर्म अभी आएगा आपको आगे, मैं समझा देता हूँ अभी यहाँ पे। ये सब एसेट्स है। कैसे? बिल्डिंग को हम इकोनॉमिक वैल्यू दे सकते हैं कि उसको रुपी टर्म्स में हम मेजर कर सकते हैं। क्या ये हेल्प करता है इनकम अर्न करने में? यस। हमारी बिल्डिंग में एक फैक्ट्री सेटअप हो रखी है, हमारी बिल्डिंग में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, तो ये दोनों चीज़ें इनकम अर्न करने में हेल्प करती है। यस, इट्स एन एसेट। फर्नीचर कैसे? यस, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, हम इसको रुपी टर्म्स मेजर कर सकते हैं। फर्नीचर पे हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लैपटॉप रखते हैं, बहुत चीज़ें होती है फर्नीचर। यस, इट कैन बी कंसिडर्ड एज फर्नीचर एज एसेट। बैंक, यस, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, इसको रुपी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, और बैंक कंपनी को हेल्प करता है एक्सपेंसेस करने में, या जो इनकम अर्न करी उसको स्टोर करने में। यस, इट्स एन एसेट। इन्वेंट्री कैसे एसेट है? इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, यस, हम इसको रुपी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं कि हमारे पास 1 लाख के गुड्स पड़े हैं, हमारे पास 2 लाख की इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है, और हम इसको बेच के इनकम अर्न करते हैं। तो यस, इट्स इन्वेंट्री हेल्प्स इन अर्निंग इनकम, कि हम इसको बेच के इनकम अर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स वो सब चीज़ें हैं जो कंपनी ओन करती है। ये 3 वर्ड ध्यान रखना, जो कंपनी ओन करती है, जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू है, और जो इनकम अर्न करने में हेल्प करती है। अच्छा, एक एग्जांपल मत देता हूँ मैं, बताना मुझे। मिस्टर ए है, ठीक है, इसने एक BMW बड़ी शानदार सी गाड़ी परचेज़ करी, ठीक है, अपने आप घूमने फिरने के लिए। बताओ, ये एसेट है? कंपनी के लिए एसेट है ये? नहीं, दिस इज़ नॉट एन एसेट फॉर अ कंपनी। वाई? क्या ये कंपनी ओन करती है? नहीं। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है? यस, रुपी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। क्या ये इनकम अर्न करने में हेल्प करेगी कंपनी को? नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो मिस्टर ए की पर्सनल है ना भाई, कंपनी को क्या मतलब इससे? तो ये कंपनी ओन भी नहीं करती और ये इनकम अर्न करने में हेल्प भी नहीं करेगी, तो ये 2 पैरामीटर्स तो हो गए फॉल्स। इट मीन्स इट इज़ नॉट एन एसेट ऑफ अ कंपनी। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया जी। अब एक बार एसेट का हम सब कैटेगरीज भी फटाफट से देख लेते हैं। एसेट की 2 सब कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी? करंट एसेट और नॉन करंट
एसेट। ठीक है, करंट एसेट मतलब वो एसेट जो आपका विदिन, ध्यान सुनना, विदिन विदिन 1 ईयर या फिर विदिन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब आओ समझाता हूँ। डेटर्स माने वो लोग जिसको आपने गुड्स या अपनी इन्वेंट्री बेची है और आपने उनको उधार पे बेची है, तो सामने वाले ने क्या बोला कि मैं आपको पैसा 1 महीने बाद दूंगा। ठीक है, तो आपने फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, आपने इसको गुड्स बेच दिए ₹1 लाख के। ठीक है, अब इसका पैसा 1 महीने बाद आना है, तो उसका मतलब क्या हुआ, ये एक आपके लिए एसेट है क्योंकि आपके पास 1 महीने बाद पैसा आने वाला है, तो ये आपका एसेट हुआ। इसका मतलब कि ये विदिन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हुआ करंट एसेट। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं आसान सा, इन्वेंट्री। आपकी इन्वेंट्री 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में या 6 मंथ्स में सेल हो जाती है कस्टमर को, क्या इट मीन्स आप इन्वेंट्री को विदिन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट कर लेते हो, तो इट मीन्स इन्वेंट्री इज ऑल्सो एन करंट एसेट। तो वो सारे एसेट जिसको आप विदिन 1 ईयर यानी कि 31 मार्च और जो भी साल होगा 25, 26 अप टू दिस डेट, अगर आप अपने एसेट को कैश में कन्वर्ट कर लेते हो तो इट मीन्स इट इज़ एन करंट एसेट। डन, क्लियर है। अच्छा, करंट एसेट ना 2 टर्म्स पे होता है, या तो विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाए या विद इन आपके ऑपरेटिंग साइकिल। विद इन 1 ईयर और ऑपरेटिंग साइकिल में डिफरेंस होता है, कैसे मैं समझाता हूँ। विद इन 1 ईयर तो समझ गए कि हाँ भाई 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ये हो गया विद इन 1 ईयर। अब ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब ये होता है कि वो पीरियड जब आपने रॉ मटेरियल या गुड्स परचेज करें, ठीक है, सेकंड आपने कस्टमर को सेल कर दिया, और थर्ड आपको कैश रिसीव हो गया। पॉइंट 1 से लेके 3 तक ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। अब ये आपकी 1 साल की भी हो सकती है, 1.5 ईयर्स की भी हो सकती है, ठीक है, ये कितने भी टाइम की हो सकती है, इसे कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। तो वो एसेट्स भी करंट एसेट्स कहलाते हैं जो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल कैश में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, डन, चलो बहुत बढ़िया। अब सेकंड एस्पेक्ट में आते हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसको आप विद इन 1 ईयर नहीं बेचते, इसको आप विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट करने का नहीं सोचते, वो लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग। क्या इन दोनों को 1 साल में बेच देते हो? नहीं ना, आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हो अपने बिजनेस में। ठीक है, तो सारी एसेट्स जिसको आप लॉन्ग टर्म यानी कि मोर देन 1 ईयर या मोर देन योर ऑपरेटिंग साइकिल यूज़ करते हो फॉर अर्निंग पोटेंशियल इनकम। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, हमारा एसेट्स भी टर्म हो गए यहाँ पे क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, लायबिलिटीज। फटाफट इसको भी निपटाते हैं।
लाइबिलिटीज का सिंपल मतलब है अमाउंट पेबल, पेड नहीं, पेबल, जो पे करना है, टू आउटसाइडर, या मैं बोल सकता हूँ थर्ड पार्टी को जो पे करना है। ठीक है। लाइबिलिटीज जो होती है ना, उसको एक टर्म दी जाती है, इट इज एन ऑब्लिगेशन। बिजनेस को ये पैसा पे करना ही करना है किसी भी हालत में, दैट्स वाई वो लाइबिलिटी है आपकी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, आपको वो लोन रीपे करना ही करना है, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है। एक एम्प्लॉई है, आपने उसकी सैलरी अभी तक पे नहीं की, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। आपने उसके पिछले 3 महीने की सैलरी पे नहीं की किसी भी कारण से, ठीक है, आपको उसकी 3 महीने की सैलरी पे करनी ही करनी है, तो वो कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी है। डन। आपने लैंडलॉर्ड को, आप जो फैक्ट्री जिस बिल्डिंग पे आप फैक्ट्री चला रहे हो या जिस लैंड पे आप फैक्ट्री चला रहे हो, आपने उसका रेंट पिछले 6 महीने का पे नहीं किया, तो ये रेंट जो पेबल है वो आपकी लाइबिलिटी है। क्लियर। अब इसमें भी एसेट की तरह दो टर्म्स आती है, 2 सब टॉपिक्स आते हैं, लाइबिलिटीज करंट एंड नॉन करंट। फॉर एग्जाम्पल, करंट में जो विद इन आपको 1 ईयर या फिर विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एम्प्लॉय की 3 महीने की सैलरी विद इन 1 ईयर पे करनी है, विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है, येस इट इज़ अ करंट लाइबिलिटी। आपको रेंट पे करना है, आपको रेंट पे करना है कितना, पिछले 6 महीने का इस साल, इट मीन्स आपको 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, तो इट्स अ करंट लाइबिलिटी। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, हाँ, आपका बैंक लोन है, ठीक है, आपकी ईएमआई हर साल जाती है, ठीक है, तो इट कैन बी कंसिडर्ड, अगर आपकी लास्ट ईएमआई रह गई, आपकी लास्ट ईएमआई रह गई है जो आपको विद इन 1 ईयर पे करनी है, तो आपकी होगी करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये होता है करंट लाइबिलिटी। सेकंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, सिंपल, इसका बिल्कुल उल्टा, जो आपकी लाइबिलिटी आप 1 साल बाद पे करनी है, मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका ये बैंक लोन। आपने बैंक लोन अभी लिया अगले 20 सालों के लिए, अब 20 साल तक उसको आप पे करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे, तब तक आपकी बैलेंस शीट में ये बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी बन के खड़ा रहेगा। ठीक है। आपकी एक लाइबिलिटी है, फॉर एग्जांपल आपको एक सैलरी है, ठीक है, किसी भी कारण से आपको वो एम्प्लॉय की सैलरी आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, हो सकता है कोई केस चल रहा हो, कुछ भी, कोई भी कारण होगा, आपको अगर सैलरी एम्प्लॉय की आफ्टर 1 ईयर पे करनी है, तो वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। ऐसी कोई भी ऑब्लिगेशन जो आपको आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल पे करनी है, इट्स अ नॉन करंट लाइबिलिटी। सिंपल। क्लियर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अब चलते हैं अपनी 5th टर्म पे, विच इज कैपिटल। हम सबको पता है एक ओनर होता है जो बहुत ही बढ़िया बंदा होता है, ठीक है। ओनर जब भी एक बिजनेस स्टार्ट करता है, वो कुछ कैश डालता है अपने बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, मिस्टर ए है, हमारे पास मिस्टर ए ले लेते हैं, चलो कोई नहीं, एक मिस्टर ए है, इसने 10 लाख रुपए डाले, ठीक है, और मिस्टर ए ने मान के चलो अपनी एक नाम की बिल्डिंग थी जो बिज़नेस पे लगा दी, जिसमें मिस्टर ए अपना एक ऑफिस सेटअप करेगा। तो इट मीन्स मिस्टर ए ने, जो बिल्डिंग की वैल्यू थी, अगर मैं चलो 1 करोड़ की वैल्यू थी, तो मिस्टर ए ने 1.1 करोड़ की कैपिटल अपने बिजनेस में लगा दी। कैपिटल माने वो सब पैसा या वो सब एसेट्स
जो ओनर बिजनेस स्टार्ट करते समय इंट्रोड्यूस करता है। ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस जब स्टार्ट होता है तो ओनर तभी पैसा डाले। हो सकता है बिज़नेस 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, ओनर कभी भी उसमें पैसा डाल सकता है। जब भी ओनर अपना पैसा डालेगा उसे हम कैपिटल कहते हैं। क्लियर है? बहुत सिंपल टर्म है। चलो नेक्स्ट चलते हैं ड्राइंग्स। ये ना कैपिटल का उल्टा है। ठीक है, ड्राइंग्स। फॉर एग्जांपल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ₹1,00,000। बहुत बढ़िया भाई। अब मिस्टर ए आया, फिर से मिस्टर ए आया, चलो कोई नहीं, फिर मिस्टर ए आया। मिस्टर ए ने बोला मुझे घर खर्चे के लिए 10,000 रुपये चाहिए। उसने क्या किया, कंपनी के बैंक अकाउंट से उसने 10,000 रुपये, ये कंपनी का बैंक अकाउंट है और ये मिस्टर ए का बैंक अकाउंट है। मिस्टर ए ने 10,000 रुपये कंपनी के बैंक अकाउंट से विड्रॉ करके अपने अकाउंट में डाल दिए। सिंपल। जो 10,000 रुपये मिस्टर ए ने कंपनी के बैंक से निकाले हैं ना और अपने बैंक में डाले हैं, इसे कहते हैं ड्राइंग्स। अगर बिजनेस का ओनर कंपनी के बैंक अकाउंट से, कंपनी के प्रॉफिट से कोई भी पैसा निकालता है फॉर हिज पर्सनल यूज़, यस ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर हिज पर्सनल यूज़, ठीक है, उसे कहते हैं हम ड्राइंग्स। सिंपल। क्लियर? डन है भाई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म में, विच इज सेल्स। सेल्स का सिंपल मतलब है सेल ऑफ गुड्स, या मैं बोलूँ इन्वेंट्री। ठीक है, सेल जो होती है ना वो 2 तरह की हो सकती है। या तो होगी कैश में मतलब हमारे पास कस्टमर आया, उसने कैश दिया, यूपीआई किया या कार्ड दिया, हमने उसको गुड्स पकड़ा दिए, ऑन द स्पॉट गुड्स पकड़ाए, ऑन द स्पॉट पैसा हमारे अकाउंट में। और दूसरी तरह की सेल होती है क्रेडिट। कस्टमर आया, हमने गुड्स पकड़ाया, हमारे पैसे अकाउंट में अभी नहीं आए, कस्टमर ने बोला 1 महीने बाद दूंगा जी, हाँ कोई बात नहीं, ले जा गुड्स। तो इट मीन्स वो है क्रेडिट सेल्स, जब पैसा ऑन द स्पॉट नहीं आता। ठीक है, क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टर्म में चलते हैं, परचेजेस। परचेज का मतलब होता है, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मिस्टर ए है हमारा फेवरेट पर्सन, मिस्टर ए आ गया, चलो कोई नहीं। मिस्टर ए जो है ना वो एक होल सेलर है। ठीक है, मिस्टर ने क्या किया, गुड्स परचेज किए, ठीक है, और आगे सेल कर दिए। अगर मैं होल सेलर ना बोल के ट्रेडर भी बोल सकता हूँ, ठीक है, जो गुड्स में ट्रेड करता है, ठीक है, और आगे सेल कर दिए। ठीक है, तो मिस्टर ने क्या किया, गुड्स परचेज करे और आगे सेल कर दिए। तो ऐसे कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जब कोई एक पर्सन करता है, एक कंपनी करती है, गुड्स बाय करती है और आगे सेल कर देती है, ये जो बाय किया ना इसको कहते हैं परचेज, यानी कि बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस। मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ पे बाइंग ऑफ गुड्स फॉर रीसेल पर्पस, उसे कहते हैं परचेज। क्लियर? बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म पे, जिसे कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का सिंपल मतलब है इनकम अर्नड फ्रॉम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, इसका मतलब इनकम अर्नड। चलो भाई फिर से लाते हैं मिस्टर ए को। मिस्टर ए है, इसकी एक शॉप है, किसकी? मोबाइल की। ठीक है, कस्टमर आया, मिस्टर ए ने मोबाइल सेल कर दिया, जो पैसा आया वो रेवेन्यू होगा, वो इनकम होगी। क्यों? क्योंकि मिस्टर ए की जो शॉप है वो मोबाइल की ही है और कस्टमर मोबाइल ही खरीदने आया था, तो वो होगी रेवेन्यू। क्योंकि मिस्टर ए का मेन बिजनेस है सेलिंग ऑफ मोबाइल। अच्छा, मिस्टर ए के वहाँ पे ना एक एसी था, वो हो गया ख़राब। ठीक है, मिस्टर ए ने वो एसी कबाड़ में बेच दिया, बट मिस्टर ए को पैसा तो मिला। ठीक है, अच्छा क्या वो रेवेन्यू कहलाएगा? नहीं, मिस्टर ए का काम मोबाइल बेचना है, एसी बेचना नहीं है। वो तो एसी ख़राब हो गया इसलिए एसी मिस्टर ए ने बेच दिया, तो वो इनकम नहीं होगी बिजनेस की। वो यही लिखा है कि रेवेन्यू मतलब वो इनकम अर्नड फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। मेन बिजनेस एक्टिविटी इज मोबाइल, नॉट एसी सेलिंग। ठीक है, क्लियर? चलो फिर, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं नेक्स्ट टर्म में, विच इज एक्सपेंस। एक्सपेंस का सिंपल मतलब है कॉस्ट इनकर्ड कॉस्ट इनकर्ड टू रन द बिजनेस। सबसे बड़ी कॉस्ट क्या क्या हो सकती है बिजनेस की, जो बहुत ही ज़रूरी है बिजनेस को रन करने के लिए? एग्जांपल दूँ? सबसे पहला एग्जांपल है सैलरी, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, ऑफिस का रेंट, वो सारे एक्सपेंस जो बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उसे कहते हैं एक्सपेंस। ठीक है, बिजनेस के जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं ना, डे टू डे ऑपरेशंस, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी हमारा खर्चा होता है उसे कहते हैं एक्सपेंस। क्लियर है? क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। अब नेक्स्ट चलते हैं इलेवेंथ, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर जो है ना, वो थोड़ा मिलता जुलता एक्सपेंस से ही है, बट इसमें एक नई टर्म आ जाती है। जो मैंने आपको अभी एक्सपेंस बताया ना, देखो ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंस। जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। जैसे मैंने बताया अभी, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होते हैं, इसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंस। और एक्सपेंडिचर में एक दूसरा एस्पेक्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर जो बहुत ही बड़े अमाउंट में होता है और कभी कभी होता है। ये जो एक्सपेंस है ना आपके, ये हर महीने होते हैं, बहुत रेगुलर फ्रीक्वेंसी में होते हैं और पता होता है कि होंगे। लेकिन जो कैपिटल एक्सपेंस होते हैं ना, ये साल में एक बार, 2 बार, 2 साल में एक बार, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। बिल्डिंग
खरीदना, ठीक है, फर्नीचर खरीदना, कोई बिज़नेस टेक ओवर किया हमने उसको खरीदना, कोई कार खरीदी बिज़नेस के लिए, वो बड़े एक्सपेंडिचर और जिनकी फ्रीक्वेंसी कम होती है उसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? बहुत ही बढ़िया भाई। चलो जी, ये भी हमारा कंप्लीट है एक्सपेंडिचर भी। तो इसमें दो तरह की टर्म्स होती है, रेवेन्यू एक्सपेंस जो पीछे हमने पढ़ा, दूसरा कैपिटल एक्सपेंस। नेक्स्ट आते हैं विच इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट का सिंपल मतलब है जो भी रेवेन्यू, या मैं बोलूँ क्या, इनकम, अभी पढ़ के आया ना पीछे हम, कमाया और उसमें से माइनस किया हमने एक्सपेंस। कौन सा? ओनली रेवेन्यू एक्सपेंस। कैपिटल क्यों नहीं? क्योंकि कैपिटल में लगती है डेप्रीसिएशन। अभी क्या टर्म मैंने बोल दी, कोई बात नहीं, आपको आगे आने वाली वीडियोस में मैं डेप्रीसिएशन का चैप्टर पूरा अच्छे से कराऊंगा, बहुत ही इजीली मैनर में आपको समझ आ जाएगा। पर अभी के लिए आप समझ जाओ कि इनकम में से जब हम एक्सपेंस माइनस करते हैं यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंस, तो अगर अमाउंट आया प्लस यानी कि पॉजिटिव तो वो हुआ प्रॉफिट। मतलब हमने इनकम ज़्यादा कमाई और एक्सपेंस हमारा कम है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ मैं एक। हमारी इनकम थी 1,00,000 रुपये और एक्सपेंस हुआ हमारा 40,000। तो क्या भाई प्रॉफिट? ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट है, हमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, हमारा प्रॉफिट है 60,000 का, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। चलते हैं नेक्स्ट टर्म में विच इज़ लॉस। चलो लॉस से पहले ना मैं प्रॉफिट से ही मिलती जुलती एक टर्म समझा देता हूँ, गेन। देखो कहने को तो ये टर्म्स बहुत सिमिलर है, प्रॉफिट और गेन, पर अकाउंटिंग में ना इसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रॉफिट जो होता है ना वो रेवेन्यू और इनकम पे होता है, यानी कि जो बिज़नेस की मेन एक्टिविटीज़ है, अभी पढ़ा ना हमने, बिज़नेस की मेन एक्टिविटी है उससे होता है हमें प्रॉफिट। और जो बिज़नेस की नॉन रेगुलर मतलब मेन एक्टिविटी नहीं है, एक्टिविटी से होता है ना, उसे कहते हैं गेन। ये कैसे हो गया भाई? फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मिस्टर ए थे हमारे भाई साहब जी, इनकी शॉप में एसी ख़राब हो गया था, ठीक है, और जिन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट बना रखी थी अपनी, यहाँ पे इनका एसी की वैल्यू आ रही थी 10,000 रुपये। ठीक है, क्या हुआ जब इन्होंने एसी खरीदा 40,000 रुपये का, वो डेप्रिशिएट होता गया, तो वैल्यू बुक्स में जो सिस्टम उनका अकाउंटिंग का उसमें 10,000 की वैल्यू आ रही है। लेकिन जब कबाड़ वाला आया तो मिस्टर ए ने उसको चालाकी से 12,000 का बेच दिया। तो मिस्टर ए खुश कि 2,000 का प्रॉफिट हो गया मुझे तो, लेकिन नहीं, मिस्टर ए को 2,000 का प्रॉफिट नहीं हुआ, मिस्टर ए को 2,000 का गेन हुआ है। प्रॉफिट तब होता जब वो एसी का बिज़नेस करता, लेकिन मिस्टर ए तो मोबाइल का बिज़नेस करता है, एसी तो उसका नॉन रेगुलर एक्टिविटी है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा गेन जो नॉन रेगुलर एक्टिविटी से होता है उसको हम प्रॉफिट नहीं गेन बोलते हैं। ठीक है, अगर उसको मोबाइल बेच के होता, पैसा बढ़ता, उसका एक्सपेंस ज़्यादा होता, तब उसको प्रॉफिट कहते हैं। बट अभी उसकी नॉन रेगुलर एक्टिविटी हुई है, उसने एसी बेचा है, तो उसको गेन बोलेंगे। अगर कॉस्ट माइनस एक्सपेंस उस एसेट का या उस नॉन रेगुलर एक्टिविटी का ज़्यादा हो, कम हो, ठीक है, उसकी सेल वैल्यू से, तो उसको बोलते हैं गेन। सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं 14 पे विच इज़ लॉस। लॉस का सिंपल मतलब है इनकम कम है और एक्सपेंस ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल
इनकम है बिजनेस की रुपीज़ 1 लाख, ठीक है, बट भाई एक्सपेंस हो गया रुपीज़ 1.5 लाख। बहुत ही गलत बात है भाई ये तो यहाँ पे तो हो गया भाई हमारे लॉस। इसको माइनस करेंगे तो हमें लॉस आएगा 50,000 का। जब एक्सपेंस ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो उसे कहते हैं लॉस, ठीक है। बहुत ही सिंपल टर्म थी। अब नेक्स्ट चलते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट का सिंपल सा मतलब है प्राइस रिडक्शन। प्राइस रिडक्शन टू कस्टमर्स ठीक है, या फिर प्राइस रिडक्शन फ्रॉम सप्लायर्स। मैं समझाता हूँ, पहले कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले समझते हैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। कस्टमर आया हमारे पास, उसने बोला हमें सामान चाहिए, ठीक है जी। हमने सामान था 100 रुपये का, ठीक है भाई। सेलिंग प्राइस थी ₹100, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा काम है कि अगर कस्टमर हमसे उधार लेके जाता है सामान, कस्टमर ने बोला मैं 1 महीने बाद पैसे दूंगा, तो हम तो उसको 100 रुपये में भेज देते हैं। कस्टमर ने बोला नहीं, मैं अभी के अभी ऑन द स्पॉट तुम्हें कैश दे के जाऊँगा, तो हम क्या बोलते हैं, ठीक है भाई कैश अभी मिल रहा है तो 10% डिस्काउंट ले ले हमसे। तो हमने क्या बोला, 10% का डिस्काउंट, इट मीन्स 10 रुपये माइनस 90 रुपये। तो कस्टमर ने वो सामान 100 में नहीं 90 में परचेज़ किया। डिस्काउंट क्यों मिला भाई, पैसा हमें 1 महीने बाद मिलता तो 100 में ले जा, अभी दे रहा है अगर तो बोल मैं तुझे 10% का डिस्काउंट देता हूँ। कस्टमर बोला ठीक है ये ले अभी पैसे, तू 90 रुपये का हमें दे दे। तो इसे कहते हैं डिस्काउंट, जो कस्टमर को हम लोग देते हैं, यानी कि कंपनी देती है। फिर आते सप्लायर, ठीक है। मुझे चाहिए रॉ मटेरियल 2 लाख का, मुझे गुड्स मैन्युफैक्चर करने हैं अपने। अब वही सेम चीज़, सप्लायर ने बोला कि भाई अगर आप 200 किलो लेके जाओगे रॉ मटेरियल तो मैं लूँगा 2 लाख रुपए, ठीक है। अगर लेके जाओगे 500 किलो तो 10% डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है। हमने बोला क्योंकि वो बल्क सेल कर रहा है, बल्क सेल में हमेशा सेलर को फ़ायदा होता है, वॉल्यूम बढ़ती है, उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है, तो इसलिए बल्क सेल ज़्यादा सेल करेगा तो उसको फ़ायदा होगा सप्लायर को, इसलिए वो डिस्काउंट दे रहे हैं हमें, ठीक है। तो हमने बोला ठीक है मैं मुझे 500 किलो दे दे, मुझे 10% का डिस्काउंट दे दे। तो 2 लाख में से वो 10% माइनस करके जो भी अमाउंट आएगा हमें वो पे करना पड़ेगा, ₹1,80,000। तो मैंने 500 किलो सामान था वो 1,80,000 में ख़रीद लिया, ठीक है, डन। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कोई भी प्राइस रिडक्शन कस्टमर या सप्लायर की तरफ से उसे कहते हैं डिस्काउंट। वो जो परसेंटेज लगती है ना उसे कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं 16th टर्म में, विच इज़ वाउचर। वाउचर का सिंपल मतलब है इनवॉइस, या मैं बोलूँ बिल, या मैं बोलूँ कोई भी डॉक्यूमेंट टू सपोर्ट दी ट्रांजैक्शन। उसे कहते हैं इनवॉइस, यानी कि वाउचर। बहुत सामान, जब भी आप सामान खरीदते हो आपको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है, या तो PDF फॉर्मेट में मिलेगा या फिजिकल फॉर्म में मिलेगा। उस पर लिखा होता है अभी आपने ये सामान खरीदा, इतने का खरीदा, आपको ये डिस्काउंट मिला, आपको ये GST फलाना ढिमकाना। उसे कहते हैं वाउचर या इनवॉइस, ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ गुड्स। गुड्स अभी मैंने पीछे समझाया आपको, गुड्स यानी कि इन्वेंट्री, ठीक है, जो बिजनेस सेल करता है टू अर्न इनकम, ठीक है। गुड्स मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ जो एक ट्रेडर परचेज करता है फॉर रीसेल पर्पस, ठीक है। दूसरा आता है स्टॉक। देखो गुड्स तो क्या हुआ, आपने वो सेल हो गए कस्टमर को। स्टॉक वो गुड्स होते हैं जो आपके साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च, या मैं बोलूँ अकाउंटिंग पीरियड के एंड में वैसे के वैसे ही पड़े आपके गोडाउन में, वो सेल नहीं हो पाए, उसे कहते हैं स्टॉक। वो आपका स्टॉक आपके वेयर हाउस में या गुड्स में ऐसे के ऐसे ही पड़ा है, हो सकता है वो अगले साल अगले अकाउंटिंग पीरियड में सेल हो जाए, पर फॉर दिस अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च को वो गुड्स ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, इट मीन्स इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। क्लियर? चलो बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं डेटर्स। इसको मैं फटाफट समझाता हूँ। डेटर्स कौन लोग होते हैं भाई? डेटर्स वो लोग होते हैं हु ओ मनी टू द बिजनेस। क्यों? इन्हें पैसा क्यों देना है हमें? मतलब इनको कंपनी को पैसा क्यों देना है? क्योंकि इन्होंने ना जो गुड्स लिए थे हमसे, वो क्रेडिट पे लिए थे। हमारे पास बंदा आया, उसने बोला मुझे भी गुड्स दे दो या जो भी आप सामान बेचो दे दो, मैं आपको 1 महीने बाद पे करूँगा। तो 1 महीने के लिए वो पर्सन, सामने वाला कस्टमर, हमारे लिए डेटर होगा। और 1 महीने बाद इट मीन्स डेटर हमारा अभी ये करंट एसेट होगा। और जब 1 महीने बाद हमें पैसा मिल जाएगा तो हमारा वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज़ अ करंट एसेट। देखो वो दोनों कॉन्सेप्ट लिंक हो गए ना। डेटर माने वो पर्सन जिसने क्रेडिट में गुड लिया है, वो हमें 1 महीने बाद पैसा वापस देगा। अभी उसने ऑन द स्पॉट हमें कैश पेमेंट नहीं की, इट मीन्स वो डेटर्स है, उससे पैसा अभी लेना है। और वो विद इन 1 ईयर हमें पैसा दे देगा, इट मीन्स वो एसेट हमारा विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, इसलिए वो हमारा करंट एसेट है। क्लियर? और इसी का उल्टा, डेटर्स का उल्टा होता है क्रेडिटर्स। जैसे कस्टमर ने हमसे उधार में सामान लिया, वैसे एक कंपनी भी कोई भी रॉ मटेरियल या ट्रेडर गुड्स फॉर रीसेल पर्पस वो उधार में ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लायर है, ठीक है, उसने हमें रॉ मटेरियल दिया, मिस्टर ए को दिया, फिर से मिस्टर ए आ गए, चलो ठीक है, मिस्टर ने बोला मैं 1 महीने बाद पे करूँगा, तो मिस्टर ए के लिए सप्लायर क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। और सप्लायर के लिए मिस्टर ए क्या होगा? डेटर, क्योंकि सप्लायर का ये कस्टमर है, ठीक है। क्लियर? दूसरा एग्जांपल, एक ट्रेडर है, ठीक है, इसने क्या बोला, मैं सामान तुमसे भी ले रहा हूँ, जब मैं इसको रीसेल कर दूंगा ना तब मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, ठीक है, और मेरा जो सामान है वो 1 महीने के अंदर अंदर रीसेल हो जाएगा। तो जहाँ से इसने सामान लिया ट्रेडर ने, ठीक है, तो उस बंदे के लिए ट्रेडर जो है वो क्रेडिटर है। माय मिस्टेक, जहाँ से सामान लिया ट्रेडर ने, वो बंदा, कोई भी बी या बंदा कुछ भी होगा, वो क्रेडिटर है ट्रेडर के लिए। क्लियर? क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी होती है, डेटर हमारा एसेट होता है। चलो बहुत ही बढ़िया।
तो हमारा बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग होता है यहाँ पे कंप्लीट। मैं फटाफट से एक ब्रशअप दे देता हूँ हमने क्या क्या इसमें सीखा। सबसे पहली टर्म विच इज़ एंटिटी, ठीक है। सेकेंड इज ट्रांजैक्शन। मैं फटाफट एक ब्रशअप भी दे देता हूँ आपको। एंटिटी माने बिजनेस और ओनर दोनों अलग अलग है। ट्रांजैक्शंस वो बिजनेस एक्टिविटी जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर हो सकती है। एसेट माने वो चीज़ें जो कंपनी ओन करती है, इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, और वो चीज़ें जो इनकम अर्न करने में हेल्प करती है वो होती है एसेट्स। लायबिलिटीज़ यानी कि जो अमाउंट पे करना है कंपनी को थर्ड पार्टी को, ऐसी कोई भी पेमेंट जो एक ऑब्लिगेशन है कंपनी पे, वो होती है लायबिलिटीज़। फिफ्थ कैपिटल, कोई भी ऐसा पैसा या कोई भी ऐसा एसेट जो ओनर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले बिजनेस में डालता है या ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द बिजनेस डालता है, उसे कहते हैं कैपिटल। सिक्स्थ ड्राइंग्स, बिजनेस अगर कंपनी में से कोई पैसा निकालता है फॉर इट्स पर्सनल यूज़, उसे कहते हैं ड्राइंग्स। सेल्स माने कोई भी जब गुड्स या इन्वेंट्री सेल होती है कैश या क्रेडिट पे इनकम अर्न करने के लिए, उसे कहते हैं सेल्स। एट्थ इज परचेज, ठीक है। कोई भी ऐसा सामान जो हम बाय करते हैं फॉर रीसेल पर्पस, दैट बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड परचेज। रेवेन्यू माने नाइन्थ पॉइंट इज रेवेन्यू माने इनकम अर्नड फ्रॉम मेन बिजनेस एक्टिविटी। 10th पॉइंट इज एक्सपेंस, जो भी कॉस्ट हमने इनकर की टू रन द बिजनेस एंड विच इज़ डे टू डे ऑपरेशंस। डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो हमने कॉस्ट इनकर करी वो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंडिचर में दो टर्म्स आती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने अभी यहाँ पढ़ी फॉर डे टू डे ऑपरेशंस, और एक होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होती है और हैवी अमाउंट में होती है। 12th इज प्रॉफिट, जब रेवेन्यू हमें ज़्यादा कमाया और एक्सपेंस कम था तो अमाउंट जो हमारा प्रॉफिट है पॉजिटिव में, उसे हम प्रॉफिट कहते हैं। इनकम 1 लाख, एक्सपेंस 40,000, यानी कि मतलब प्रॉफिट हमने कमाया 60,000। गेन सिमिलर टू प्रॉफिट बट डिफरेंट इन अकाउंटिंग टर्म्स। कोई भी ऐसा गेन जो नॉन रेगुलर एक्टिविटी से होता है उसे हम कहते हैं गेन, यानी कि कोई भी पैसा हमने जो कमाया फ्रॉम नॉन रेगुलर एक्टिविटी उसे कहते हैं गेन। लॉस माने इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इनकम 1 लाख, एक्सपेंस 1.5 लाख, तो हमारा लॉस हुआ 50,000, मतलब 50,000 हमने गंवाए हैं बिजनेस में। 15 टॉपिक है डिस्काउंट, कोई भी ऐसी प्राइस रिडक्शन टू कस्टमर्स और सप्लायर उसे कहते हैं डिस्काउंट। वाउचर, जब भी हम कोई बिजनेस एक्टिविटी करते हैं, कोई सेल करते हैं या परचेज करते हैं, जब भी हमें कोई डॉक्यूमेंट मिलता है जो सपोर्ट करता है उस ट्रांजेक्शन को, उसे कहते हैं वाउचर। उसको हम नॉर्मल टर्म में जानते हैं इनवॉइस या बिल। 17th इज गुड्स माने कोई भी इन्वेंट्री जो हम सेल करते हैं टू अर्न द इनकम। 18th पॉइंट इज स्टॉक, ऐसे गुड्स जो हमारे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या अप टू 31 मार्च सेल नहीं हो पाए, उसे कहते हैं स्टॉक्स। सेकेंड लास्ट टर्म इज डेटर्स, वो पर्सन जो हम पैसा ओ करते हैं बिजनेस को, जहाँ से कंपनी को पैसा उनसे अभी लेना है क्योंकि उन्होंने जो गुड्स है कंपनी से वो क्रेडिट में परचेज करे हैं, ठीक है। और डेटर्स माने वो क्रेडिटर्स माने वो पर्सन जिसको अभी कंपनी ने पे करना है, कंपनी की लायबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है, क्योंकि कंपनी ने उनसे रॉ मटेरियल या कोई भी गुड्स फॉर रीसेल पर्पस क्रेडिट पे लिए हैं, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 का सबसे मेन टॉपिक बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग ख़त्म होता है। ये 20 टर्म्स हैं, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो अगर आपको ये टर्म्स दोबारा समझनी है, अच्छे से समझनी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और कमेंट करना अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँगा आपकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। चलो, ओके।